आज का जो हमारा एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं। तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि वो पहले किस चीज़ पर ध्यान दें? रियल एस्टेट में कभी भी डिसीजन इमोशंस के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। कि हम कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्डर से हम सबसे पहले लें? सबसे पहले तो डेवलपर का रेरा नंबर पूछिए, अप्रूव्ड मास्टर प्लान देखिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट विनीत कपूर और मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आपने हमारे पहले एपिसोड को इतना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो आज का एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए फिर से जुड़े हैं हमारे साथ हमारे को फाउंडर ऑफ स्काईगो रियल्टर्स मिसिस कनिका मैम। थैंक यू। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हमारे लास्ट एपिसोड को इतना प्यार मिला, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए, मुझे कॉल्स आई कि लोगों को बहुत अच्छा लगा हमारा ये एक पॉडकास्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है। जो लोग नया करियर बनाना चाहते हैं रियल एस्टेट में या जो एक प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं, उनके फियर्स हैं, तो उसको हम धीरे धीरे करके अपनी सीरीज में कवर कर रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स में इस सीरीज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो हम काफ़ी क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो मैम जैसे कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं। यस। तो पहला घर जब कोई खरीदता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है उस चीज़ से। तो वो ये चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि वो प्राइस देखे, अपना बजट को फिक्स करे या फिर वो लोकेशन को देखे। तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि वो पहले किस चीज़ पर ध्यान दें? देखिए, जो फर्स्ट टाइम होम बायर है वो डेफिनेटली एक इमोशनल बाइंग रहती है उसके लिए। बट रियल एस्टेट एक इमोशनल परचेज का सेक्टर नहीं है। मैं सब ये एक प्रैक्टिकल परचेज मानी जाती है रियल एस्टेट की, बिकॉज हमारी बहुत सालों की या कई बार तो उम्र भर की सेविंग, उम्र भर की कमाई हमारी इसमें लगती है। हाँ जी। तो रियल एस्टेट में कभी भी डिसीजन इमोशंस के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप बात करें, जैसे आपने पूछा विनीत मुझसे कि उसको बजट अपना फाइनल करना चाहिए या या फिर लोकेशन। लोकेशन। हाँ, तो सबसे पहले तो बजट फाइनल करना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोकेशन फाइनल कर लेंगे, सपोज एक कस्टमर है जो चंडीगढ़ में या मोहाली या पंचकुला, या उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। अब वो कहेगा मुझे चंडीगढ़ में ही घर लेना है, हाँ जी। लेकिन इस बजट में। लेकिन उस बजट में अगर उस लोकेशन में उसको घर ना मिला, तो एक डिसअपॉइंटमेंट सी फील होगी उसको कि मेरे बजट में कुछ आ नहीं रहा, अब मुझे अपनी मनपसंद की लोकेशन में ना जाके मुझे कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लोकेशन के साथ या किसी और चीज़ के साथ। बिकॉज़ सबसे पहले तो बजट अपना पता होना चाहिए। बिकॉज़ लोकेशन तो ऊपर-नीचे हो जाती है, आगे-पीछे हो जाएगी, लेकिन बजट का ऊपर-नीचे होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक स्ट्रिक्ट बजट बनाना चाहिए जिसमें ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी प्राइस ही, बल्कि अदर चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, आगे फर्नीचर का खर्चा, शिफ्टिंग का खर्चा, बहुत सारे खर्चों को मिला के हमें एक बजट डिफाइन करना चाहिए अपना। और उसी बजट के हिसाब से हमें क्या लोकेशन सूट करेगी, किस जगह पे हमें बेटर ऑप्शन मिल सकती है, तो हमें वहीं पे ही सर्च करना चाहिए। तो एज योर आंसर इज लाइक हमें सबसे पहले बजट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम। तो मैम जैसे जब जब कोई घर खरीदता है अपना तो उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है डॉक्यूमेंटेशन का, कि हम कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्डर से हम सबसे पहले लें। तो मैम उनके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। हम्म। आप हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू डील कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है। बिकॉज कंसल्टेंट आपको प्रॉपरली गाइड करता है। और अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करते हैं या किसी बिल्डर से बात करते हैं, तो सबसे पहले तो डेवलपर का रेरा नंबर पूछिए। बिकॉज रेरा नंबर में ही हमें बहुत सारी डिटेल प्रोजेक्ट की मिल जाती है। देन वो जो लैंड है उसकी सेल डीड या सीएलयू हो रखा है। मास्टर प्लान, अप्रूव्ड मास्टर प्लान देखिए। सिर्फ एक चकाचौंध सैंपल फ्लैट की देख के घर मत खरीद लीजिए। प्रॉपर उसका, उसके पीछे उसका मास्टर प्लान अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसकी ओसी आ चुकी है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो चुका है, एनओसीज होती हैं बहुत सारी। लोन के केसेस में हमें बैंक अप्रूवल्स, एपीएफ के बारे में पूछना चाहिए। बिकॉज अगर वो प्रोजेक्ट बैंक से अप्रूव नहीं होगा तो हमें उसमें होम लोन मिलने में भी दिक्कत आएगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली इनके बारे में तो पूछना ही चाहिए हर होम बायर को डेवलपर से।
थैंक यू सो मच मैम। इतने डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, थैंक यू बताने के लिए। तो हम जैसे कि कोई भी जो लोग हैं जो अपना जब वो घर खरीदने जाते हैं, तो मैम उनको ऐसा लगता है कि हम सीधा जो घर है वो बिल्डर से खरीद लेंगे और अपनी जो कमीशन है वो बचा लेंगे। तो मैम क्या फ़ायदा होता है कि एक रियल इस्टेट एजेंट से घर खरीदने का? हाँ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मुझे मिलते हैं और काफ़ी लोग तो प्रॉपर्टी लेने के बाद भी बताते हैं कि हम डायरेक्ट बिल्डर से ले आए हैं। ठीक है, आपको वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज़रूर देता है, शायद आपकी ऐसा तो है नहीं। अब जो है कोई भी चैनल पार्टनर जो है क्लाइंट से कमीशन लेता है, हम्म। वो एक डेवलपर एंड चैनल पार्टनर के बीच की बात रहती है। उसमें आपका प्राइस का, आपके डिस्काउंट का, आपका इन्वेंट्री से कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कभी भी आपको चैनल पार्टनर के साथ डेवलपर के ऑफिस में जाने में कभी भी नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। हम्म। बिकॉज चैनल पार्टनर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गाइड करता है, बेटर नेगोशिएशन मिल जाती है, आपको बेटर प्राइस मिल जाता है चैनल पार्टनर के साथ जाने में। और कई बारी तो आपको एक्स्ट्रा फ्रीबीज भी मिल जाती हैं हम्म। बिल्डर से। और समटाइम्स क्या होता है, आपको अच्छी इन्वेंट्री, मोस्टली क्या होता है, वही बात है, सैंपल फ्लैट की चकाचौंध में हम लोग प्रॉपर्टी तो बाय कर लेते हैं, हम्म। लेकिन अभी एक प्रोजेक्ट में 500 फ्लैट्स है, हाँ तो जी। उसमें 500 फ्लैट में से हमारे लिए कौन सा फ्लैट बेटर है, कौन सी फ्लोर पे हमारे को सूट करता है, कौन सी डायरेक्शन हमें सूट करती है, क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डेवलपर के साथ जाने में ही फ़ायदा रहता है। डेवलपर को कई बारी इन एंड आउट दोनों चीज़ों का पता होता है, तो एक आम इंसान को नहीं पता। हम्म। अगर आप सपोज़ आप किसी और सिटी में रहते हैं, आप दिल्ली से आए हैं ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी लेने, या हिमाचल से आए हैं ट्राई सिटी में प्रॉपर्टी लेने, तो आप क्या एक चक्कर लगा लोगे यहाँ पे, 2 लगा लोगे, 3 लगा लोगे? हम्म। 3 चक्कर में आप एक लोकेशन को प्रॉपर्ली जज नहीं कर सकते। जो एक चैनल पार्टनर, एक आपका जो ब्रोकर है, वो उस लोकेशन में कई सालों से काम कर रहा है। तो जितना बेटर वो उस लोकेशन को, उस बिल्डर को या उस इन्वेंट्री को जानता है, आप डायरेक्टली उसमें डील नहीं कर पाओगे। हम्म। तो चैनल पार्टनर के साथ जाने में हमेशा बेनिफिट ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम हम बात करते हैं अब इन्वेस्टमेंट की। तो मैम जब कोई इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो मैम उसके पास कुछ फंड है, अगर उसने इन्वेस्टमेंट करी, तो मैम वो इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में करे या फिर अपार्टमेंट में करे, किस में उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? देखिए, ये एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन है कि प्लॉट या फ्लैट। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको पहले अपना गोल सेट करना चाहिए हम्म। कि आपका गोल जो है, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गोल है, या आप रेंटल इनकम चाहते हैं, या आप होम लोन लेके टैक्स बेनिफिट चाहते हैं। हाँ जी। बिकॉज रियल इस्टेट सिर्फ एक रहने को नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में, कि कुछ लोग अपने टैक्स बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम्म। कुछ लोग कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरह से देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ही गाइड कर पाएगा। हम्म। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, तो ज़मीन या प्लॉट से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज वो उसकी सप्लाई जो है लिमिटेड है, तो उसमें अप्रिसिएशन हमें लॉन्ग टर्म में बहुत मिलता है। लेकिन अगर आप टैक्स बेनिफिट चाहते हैं, या आप रेंटल इनकम चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, तो आपको फ्लैट में इन्वेस्ट करना है, या आप खुद के लिए रहना चाहते हैं, तो आपको बिल्ट अप प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। हाँ जी। बिकॉज उससे आपको रेंटल इनकम ईजिली एंड जल्दी आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज प्लॉट पे जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, बनाओगे नहीं और पैसा नहीं लगाओगे, वो आपको कहीं से भी इनकम देने वाला नहीं है। तो इस तरह से हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग गोल होता है। हम उस गोल के अकॉर्डिंगली, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पूरा प्लान करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि एक इन्वेस्टर ने कहा मेरे पास पैसे हैं, मुझे कुछ दिलवा दीजिए, वो चीज़ नहीं है। जो अच्छा कंसल्टेंट होगा वो हमेशा सही चीज़ दिलवाएगा अपने क्लाइंट को। हाँ जी मैम। मैम जैसे अगर एज ए इन्वेस्टर अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैम मेरे को डेवलपिंग एरिया में करनी चाहिए या फिर जो डेवलप्ड एरिया हो चुका है उसमें करनी चाहिए? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट तो डेवलपिंग स्टेज पे ही है ना। इन्वेस्टमेंट हम्म। क्या होती है कि आज सस्ता लिया, कल को महंगा बेचा। हम्म। अगर आज ही महंगा ले लिया तो कल को कितना महंगा बेचोगे। हम्म। तो इन्वेस्टमेंट तो हमेशा डेवलपिंग स्टेज पे ही रहती है। अगर एक एरिया डेवलप्ड हो गया है, क्या है कि एक एरिया, सपोज एक ग्राफ है कि एक एरिया अभी जीरो पे है, या नंबर वन पे स्केल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। हम्म। अभी उसका ग्राफ जाएगा
8 तक, 10 तक, 11 तक चला जाएगा, तो आपको इतनी एप्रिसिएशन चली गई उसके अंदर। अब एक एरिया डेवलप हो चुका है, तो उसका एक सेगमेंट पॉइंट आ चुका है। अब सपोज वो 10 पे आप ही स्टैंड कर रहा है स्केल पे, आपके अप्रिसिएशन पे, तो क्या वो ऑब्वियसली अप्रिशिएट जरूर होगा। वो 10 का कभी 11 हो जाएगा, कभी 11.5 हो जाएगा, कभी 10.5 आ जाएगा, कभी 12 आ जाएगा। तो उसमें हमारी अप्रिसिएशन तो होगी, पर उतनी हायर रिटर्न नहीं मिल पाएगी जितनी एक डेवलपिंग लोकेशन में मिल पाएगी। तो अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए, अच्छा बेनिफिट चाहिए, आज अच्छा रेट चाहिए और कल को अच्छी अप्रिसिएशन चाहिए, तो एरिया जहाँ पे भी डेवलपिंग चल रहा है, डेवलपमेंट चल रही है, आने आने वाला मास्टर प्लान अभी डेवलप होगा, वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम कई बार जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सस्ते के चक्कर में कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ पर 10 साल तक कोई डेवलपमेंट ही ना हो। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसको पता हो कि अब ये एरिया जो है वो आने वाले समय में एक हॉटस्पॉट एरिया बन सकता है। देखिए, ऐसा कई बार ही होता है कि जहाँ पे हम कई बार अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं हमें तो बहुत सस्ती मिल रही है प्रॉपर्टी। हम्म। तो जब मैं उनसे लोकेशन की बात करती हूँ, तो वो लोकेशन बिल्कुल भी एप्रिशिएटिंग लोकेशन नहीं होती। सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी पैसा लगा दो हम्म। और बिना कुछ जाने कि हमारा पैसा तो बढ़ी जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग देखते हैं कई बारी गलत डिसीजन हमें सालों साल तक भुगतने पड़ जाते हैं। वहाँ ना रीसेल वैल्यू आती है, हम्म। ना हमारी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ती है, ना एप्रिसिएशन होती है, तो हमारा पैसा बढ़ने की बजाय ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से नहीं होता। हमें कहीं पे भी अगर हमें देखना है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो हमें पहले तो सिटी का मास्टर प्लान देखना है हम्म। कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ आ रही है, क्या वहाँ पे नए हाईवेज, नया एयरपोर्ट या कोई नई मेट्रो स्टेशन निकल रहे हैं, या कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, हम्म। या कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रही है, या कोई इंडस्ट्री आ रही है जिससे, या आईटी कंपनीज आ रही हैं जिससे वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, या स्टूडेंट्स आएंगे तो हमें रेजिडेंशियल की डिमांड रहेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी तो रेंटल और रेजिडेंशियल दोनों की डिमांड रहेगी। हम्म। या फिर वहाँ पे कोई और मास्टर प्लान या कोई बड़े बिल्डर्स तो नहीं अपना प्रोजेक्ट निकाल रहे। तो अगर कहीं पे भी बड़े बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट निकाल रहे होते हैं, तो आसपास छोटे बिल्डर्स को भी बहुत बेनिफिट होता है, हम्म। आसपास की जेंट्री को बहुत डेवलप होता है। तो काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि कोई रोड हाईवे कनेक्टिविटी तो नहीं आ रही उस तरफ को, हम्म। तो उस तरफ को इन्वेस्ट करेंगे तो हम बेटर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और जो हमारा जैसे क्वेश्चन है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है उनका जो बजट होता है थोड़ा हाई होता है, तो मैम जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं तो क्या उनको जो कमर्शियल हमारी प्रॉपर्टीज है वो भी उनको थोड़ा फायदा दे सकती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को मैं कहूँगी कि रेज़िडेंशियल से ही शुरुआत करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में ठीक है हाई रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रिस्की भी रहता है, हम्म। ठीक है? और कमर्शियल में एंट्री टिकट साइज़ भी आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है। हम्म। लेकिन जिसका टिकट साइज़ छोटा है और लेकिन फिर भी वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में एंट्री चाहता है, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस मार्केट में, अभी भी ऑप्शंस हैं, जो एक मिड सेक्शन में, जैसे हमारे पास जो है 60 लाख रुपए से लेके हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी एक अच्छी मोहाली के एयरपोर्ट रोड जैसी लोकेशन पे हमारे पास 60 लाख से कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, हम्म। ठीक है? कई बारी आपका बजट कम है अगर, तो आप प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम्म। जिसमें आपको थोड़ा पैसा देना है और आपको लंबा पेमेंट प्लान मिल जाएगा। या आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले सकते हैं, जिसमें अभी आपको एकदम से सारे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हम्म। आपको धीरे 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 पैसा देना है। अगर आप फिर भी, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे जिसका बजट ज़्यादा है, तो आजकल मोस्टली कई बारी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में फ्रैक्शनल ओनरशिप भी चल पड़ती है। आप एक प्रॉपर्टी के 3-4 ओनर्स होते हैं, तो जितनी भी रेंटल इनकम होती है वो 3-4 ओनर्स में डिवाइड हो जाती है। हम्म। तो उसमें क्या, आप एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक महंगी प्रॉपर्टी को का कुछ पार्ट देकर आप उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएंगे। तो जिससे आपकी कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट जर्नी कम बजट में स्टार्ट हो सकती है। ठीक है मैम। मैम लोग अपने पूरे जो उनकी ज़िंदगी जो कमाई होती है वो रियल इस्टेट में लगा देते हैं, तो मैम उनको जैसे जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनको डर लगता है कि कोई उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए या फिर जो उनका पोजेशन है वो डिले ना हो जाए। तो एक बायर को, एक नॉर्मल बायर को अपना जो रेरा है वो कैसे चेक करना चाहिए? देखिए, हर स्टेट का रेरा अलग-अलग होता है। अगर आप पंजाब में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो पंजाब
रेरा के अंडर आपकी प्रॉपर्टी आएगी। अगर आप हिमाचल में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो हिमाचल रेरा के अंडर आपकी प्रॉपर्टी आएगी। ऐसे ही अगर आप हरियाणा में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो हरियाणा रेरा के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आएगी। हर स्टेट की अपनी एक रेरा वेबसाइट है। आप जैसे पंजाब रेरा सर्च करेंगे या हरियाणा रेरा या जिस भी स्टेट में आप ऑल ओवर इंडिया में हैं, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको अपने स्टेट की गवर्नमेंट वेबसाइट दिख जाएगी। आप वहाँ जाइए, सर्च बॉक्स में अपने प्रोजेक्ट का नाम डालिए, रेरा नंबर डालिए अगर आपके पास उनका है, तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि उसमें कितने पार्टनर्स हैं, ऑनरशिप है या नहीं है, कौन कौन सी अप्रूवल्स हैं, कितना मास्टर प्लान है, कितने फ्लोर्स का आपने उन्होंने अप्रूवल ले रखी है, कितने साइज के फ्लैट हैं, नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, कौन सा बैंक अकाउंट उनका रेरा से रजिस्टर्ड है जिसमें बिल्डर पैसा लीगली ले सकता है क्लाइंट से, और मोर ओवर अगर उस बिल्डर पे कोई रेरा का केस भी चल रहा है या कोई उसके अर्लियर बायर हैं जो अनसेटिस्फाइड हैं जिस पे रेरा के केसेस भी चल रहे हैं, वो लिस्ट भी रेरा की वेबसाइट पे आ जाएगी। तो आपको हर चीज रेरा पे मिल जाएगी, हर चीज आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। आप रेरा की जस्ट अपने स्टेट की रेरा की वेबसाइट पे जाइए, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल डालिए, रेरा नंबर डालिए, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल उसकी निकाल के देंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ इतनी सारी अपनी नॉलेज जो थी वो शेयर करी, और जो आपने आज आज हमको सब कुछ बताया, मुझे पक्का यकीन है जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए वो गोल्ड माइन होगा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे साथ और सब्सक्राइबर जुड़े और हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें। और मोस्टली कुछ व्यूवर्स होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते या कमेंट नहीं करते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक छोटा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या फीडबैक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।